Hi friends, you are very most welcome on यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट ज़ारा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो देखो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ जो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो नेट जेआरएफ की या असिस्टेंट प्रोफेसर की या कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी का ओल्ड पेपर, जो कि मध्य प्रदेश का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका पेपर है। ठीक है, मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, जिसका रिजल्ट 2018 में आया था, उसका पेपर है जिस पर हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं इसके तीन वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, जहाँ पर मैंने एक वीडियो में 10 क्वेश्चनों पर 20 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया था, एक वीडियो में 40 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया था और दूसरे में मैंने 30 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया था। तो इसी के साथ मैंने टोटल 90 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 से। कितने से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 191 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यदि आप चैनल के ऊपर बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, क्योंकि अब हमें एक साथ मिलकर और पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको मेरा सपोर्ट चाहिए और मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से कि निम्नलिखित में कौन सी अक्षांश यूरोपियन जनसंख्या की ध्रुव कहलाती है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि कौन सी अक्षांश है जो यूरोपियन जनसंख्या की धुरी कहलाती है। 45 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश, 55 डिग्री अक्षांश और 40 डिग्री अक्षांश। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अक्षांश है जो यूरोपियन जनसंख्या की धुरी कहलाता है। तो वो है 50 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि जो 50 डिग्री अक्षांश है उसको यूरोपियन जनसंख्या की धुरी कहते हैं। यूरोपियन जनसंख्या की धुरी का मतलब है कि जो 50 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र है वहाँ पर यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि यूरोप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से अक्षांशों पर रहती है, और यदि बिल्कुल यही क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आएगा 50 डिग्री अक्षांश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 92 कि नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत, ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी ऑफ अर्बन इन्फ्लुएंस। ठीक है, कि नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पीडी कन्वर्स ने, आरजे रॉयली ने, एचसी कैरी ने और सीबी फॉसेंट ने। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पीडी कन्वर्स ने। पीडी कन्वर्स एक विद्वान थे जिन्होंने नगर प्रभाव क्षेत्र के अध्ययन के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत या ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या किया था? अलगाव बिंदु सिद्धांत या ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी दी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ये टोटल मैं एक बार बता देता हूँ कि गणितीय घनत्व का अर्थ है अर्थमेटिक डेंसिटी मीनिंग, कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का अनुपात, कुल क्षेत्रफल और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, कृषित भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात, कृषित भूमि और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात। देखो, ये घनत्व टोटल 3-4 प्रकार का होता है, जैसे कायिक घनत्व होता है, गणितीय घनत्व होता है जिसको हम अंक गणितीय घनत्व भी बोलते हैं, और कृषि घनत्व होता है। इसके अलावा पोषण घनत्व होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहता है इनमें। जब मैं डेस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं इनको अच्छी तरीके से कन्फ्यूज क्लियर करके और फिर मैं समझा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ तो हम इसके आंसर की बात करते हैं। तो इसका जो आंसर है वह ऑप्शन ए कि कुल क्षेत्रफल अपॉन कुल जनसंख्या गणितीय घनत्व कहलाता है। उसके बाद आता है विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम बताओ। विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम बताओ। ऑप्शन ए है माल्थस, बी है मार्क्स, तीसरा है सी है एक्रेमैन और डी है जिम्मरमैन। तो विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? एक्रेमैन ने किया था।
देखो यहाँ से दो तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं कि विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान एक्रेमैन। विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों को सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? एक्रेमैन ने। दो क्वेश्चन बन गए, विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का सर्वप्रथम निर्धारण एक्रेमैन और विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का निर्धारण एक्रेमैन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर कि मानव प्रजाति है शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय, मानव जाति का सामाजिक सांस्कृतिक उपविभाग, मानव जाति का धार्मिक समूह और जनजातीय व्यक्तियों का मानव जातीय वर्ग। मानव जाति क्या है यहाँ पर बताना है कि मानव जाति क्या है। शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय क्या है? शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर बताओ। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ो। तो देखो, नगर गांव से मुख्यतः किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? कि जो नगर होते हैं वो गांव से किस आधार पर अलग होते हैं? एक एग्जाम्पल बताओ, या फिर इसको एक बार यहाँ से बताओ कि ऐसा कौन सा आधार है जिसके आधार पर नगर गांव से अलग होते हैं। पहला है कार्य, दूसरा है स्थिति, तीसरा है आकृति और चौथा होता है सांस्कृतिक विविधता। बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा कि जो गांव है वो नगरों से भिन्न है? तो भाई लोगों, यहाँ पर जो सही आंसर है वो है कार्य के आधार पर, कि जो गांव होते हैं वो शहरों से कार्यों के आधार पर भिन्न होते हैं। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। गांव में मुख्यतः लोग या तो खेती का काम करते हैं या पशुपालन का काम करते हैं। आप सभी को पता है कि गांव में लोग या तो मुख्यतः खेती का काम करते हैं या पशुपालन का काम करते हैं, लेकिन सिटी के लोग या तो बिजनेस करते हैं या फिर कोई दूसरा ऑफिशियल ऑक्यूपेशन करते हैं, ऑफिशियल कार्य करते हैं। आपने देखा है कि सिटी के लोग भैंस पाल रहे हैं, गाय पाल रहे हैं या फिर खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते। उसका कारण है, जो सिटी के लोग हैं वो खेती का काम नहीं करते, वो पशुपालन नहीं करते, क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में जमीन की उपलब्धि नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोग कृषि कार्य करते हैं, क्योंकि उनको जो भूमि है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। तो ये एग्जाम्पल तो आप अपने खुद के बेस पर भी देख सकते हो। यदि आप गांव से बिलोंग कर रहे हो और सिटी में पढ़ रहे हो तो आप आराम से समझ सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राथमिक नगर की अवधारणा दी थी। प्राथमिक नगर को सबसे पहले मैं बता दूं प्राइमेट सिटी कहते हैं। यार ये पेपर किसी ने दारू पीने वाले ने सेट किया था। दो कैंडिडेट सेट कर सकते हैं इस पेपर को, या तो वो दारू पी रखा था या वो बंदा क्या कर रखा था, उसकी वाइफ ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर दिया था। वाइफ की प्यार सिर्फ नहीं है, गर्लफ्रेंड हो सकती है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार की थी। उसमें भी दो कंडीशन थी, या तो वो बहुत ज़्यादा प्यार किया था उस दिन या फिर उनकी डेट फिक्स हुई थी, तभी वो ये पागलपंथी वाला काम कर सकता है। प्राइमेट सिटी का जो क्वेश्चन है ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है। ये प्राइमेट सिटी शब्द तीसरी बार रिपीट हुआ है। संभववाद, संभाव्यवाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, यहाँ से अब से पहले 6 क्वेश्चन बन चुके हैं। टोटल 5 शब्दों से 9 क्वेश्चन आ चुके हैं ये, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो भाई इतना अच्छा काम तो तभी ही कर सकता है आदमी जब वो बहुत ज़्यादा खुश हो। वाइफ से कभी खुश हो नहीं सकता, वैसी कोई खुशी होती नहीं है जो पागल कर दे। इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है, या तो उसको गर्लफ्रेंड्स ने डेट फिक्स की है या फिर गर्लफ्रेंड ने उसको खुश कर दिया है। ठीक है, चलो मैं एक जोक सुना देता हूँ आपको। पति, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? पत्नी, ये देखो बैंगन सड़ा हुआ निकला। कितनी बार तुम्हें चेताया है कि। आगे आप समझ जाओ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है वो है जेफरसन। जेफरसन महोदय ने सर्वप्रथम प्राइवेट सिटी शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं माना जाता? किसका? सामाजिक कल्याण का। पहला शिशु मृत्यु, दूसरा महिला साक्षरता, तीसरा पेयजल की उपलब्धता और चौथा अपराध। बताओ खुद। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन दुनिया में मैं तो देखा ही नहीं। आप 4th ग्रेड रेलवे का एग्जाम दोगे ना, उसमें भी इससे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आता है, लेकिन इस पेपर डिजाइन ने तो सर पेपर का लेवल ही बिगाड़ दिया। तो भाई लोगों, यहाँ पर देखो, जो सामाजिक कल्याण होता है, शिशु मृत्यु दर कम होगी तो सामाजिक कल्याण माना जाएगा, महिला साक्षरता अधिक होगी तो शिशु कल्याण माना जाएगा और सामाजिक कल्याण माना जाएगा, पेयजल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होगी तो भी सामाजिक कल्याण माना जाएगा, लेकिन यदि अपराध ज़्यादा होंगे तो क्या सामाजिक कल्याण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? बताओ, जनांकीय संक्रमण के सिद्धांत में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। बताओ। तो देखो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर 5 की जो, इसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जनांकीय संक्रमण। तो जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत है उसमें जनसंख्या वृद्धि की टोटल 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहले जो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत दिया था नोटेस्टिन और थॉमसन ने, थॉमसन नोटेस्टिन नामक विद्वान ने दिया था। तो इन्होंने सर्वप्रथम इसमें 3 अवस्थाएं बताई थी, लेकिन फिर और भी कुछ महानुभाव पैदा हुए और उन्होंने इस सिद्धांत में सॉल्यूशन किया, संशोधन किया, मॉडिफाइड किया, अमेंडमेंट किया और उन्होंने 5 अवस्थाएं बता दी, 2 अवस्थाएं और जोड़ दी। ठीक है। तो ऐसे टोटल 5 हो गए। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये नया टपक गया मैथ का क्वेश्चन कि जी के जिफ ने कोटि आकार संबंधित कौन सा सूत्र प्रतिपादित किया था? जी के जिफ ने कोटि आकार संबंधी कौन सा सूत्र प्रतिपादित किया था? P1 = सिग्मा P अपॉन सिग्मा 1 अपॉन R। ये है ना, ये 10वीं क्लास में चलता था, सिग्मा 8वीं क्लास में भी चलता था। दूसरा है PR = P1 अपॉन R। तीसरा है P = P अपॉन N और चौथा है R = सिग्मा PR अपॉन N। तो यहाँ पर देखो सही आंसर है ऑप्शन बी, PR = P1 अपॉन R। कोटि आकार नियम यदि आपने पढ़ा होगा जिफ का, तो उसने 2 फॉर्मूले बनाए थे, PR = P1 अपॉन R, Pn = P1 अपॉन N। 2 फॉर्मूले थे, उसको आपको ध्यान हो तो PR = P1 अपॉन R, Pn = P1 अपॉन N। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। चलो देख लो आंसर। केंद्रीय स्थानों के कार्य, प्रकार व उसके वितरण में कौन सा सिद्धांत प्रभावी नहीं है? केंद्रीय स्थानों के कार्य, प्रकार व उसके वितरण पर कौन सा सिद्धांत प्रभावी नहीं है? बाजार सिद्धांत, यातायात सिद्धांत, सकेंद्रीयता, वलय सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। बताओ यार, ये क्वेश्चन भी क्या पूछ लिया उसने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, पता नहीं क्या कर रहा है वो यार। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो आप खुद बताना, मैं थोड़ा सा लिंक देता हूँ आपको, उसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा आपको। आपको बताना है कि ये बात कौन से सिद्धांत से संबंधित है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7। अब सोच लेना कि ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है, और यदि किसी को समझ में नहीं आए ना कि ये कौन से सिद्धांत से संबंधित है तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं 100% रिप्लाई दूंगा कमेंट पढ़कर, उससे पहले नहीं दूंगा मैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत किसने दी थी? लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी। लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी किसने दी थी? न्यूनतम लागत स्थापना सिद्धांत लॉस महोदय ने, वेबर महोदय ने, क्रिस्टलर महोदय ने और रोस्टन महोदय ने। तो न्यूनतम लागत
स्थापन का सिद्धांत वेबर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? वेबर महोदय ने दिया था। न्यूनतम लागत स्थापना का सिद्धांत वेबर महोदय ने दिया था। किसने दिया था? वेबर महोदय ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? वन, कोयला, पेट्रोलियम और ताप विद्युत। बताओ कि यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन कौन सा है। चलो आपने आंसर देख लिया इसका, मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, नहीं फिर भी दिख गया आपको, कोई ना। इसका आंसर ए सही है कि नवीकरणीय संसाधन वन है। अब मेरे क्वेश्चनों का आंसर दो कि नवीकरणीय संसाधन होते क्या हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं और अनरिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? परंपरागत संसाधन कौन से होते हैं, गैर परंपरागत संसाधन कौन से होते हैं? वन एक नवीकरणीय संसाधन है तो क्यों है? टोटल 5 क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चनों का आंसर, 2 क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सेम है और 1 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अलग है। नवीकरणीय संसाधन क्या है, अनवीकरणीय संसाधन क्या है, परंपरागत संसाधन क्या है और गैर परंपरागत संसाधन क्या है? इनका आपको आंसर देना है, मन ही मन में सोचना है, आंख बंद करके। आंख बंद करो, अपने दोनों हाथों को अपनी बाजुओं के नीचे लगाओ और बिल्कुल कपालभाति की मुद्रा में जाके आंखों को बंद करके और फिर सोचो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैंने 4 क्वेश्चन पूछे, उनका आंसर क्या होगा और वन एक नवीकरणीय संसाधन है वो क्यों है, जिसका आंसर जो आगे के जो 4 क्वेश्चन का आंसर दोगे ना उनसे जन्म लेगा। ठीक है, अब आ जाओ भाई। कृषि का गहन प्रकार उन देशों में पाया जाता है जहां जनसंख्या कम और भूमि सीमित है। जनसंख्या अधिक, भूमि भी अधिक है। जनसंख्या अधिक और भूमि सीमित है और जनसंख्या कम, भूमि अधिक है। जनसंख्या कम और भूमि अधिक है। बताओ कृषि का गहन प्रकार उन प्रदेशों में पाया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि गांवों में रहने वाले हो और इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो प्लीज़ पास में कोई गिलास रखा हुआ हो तो उसमें नाक डबाओ और मर जाओ। यदि गाँव से रह रहे हो और इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो बिल्कुल सीरियसली बात है, इसमें मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और फिर आप इसको गलत कर रहे हो, बहुत गलत बात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या अधिक और भूमि सीमित। ठीक है, आगे आ जाओ। वर्ष 2013 में विश्व का कौवा का अग्रणीय उत्पादक देश है। देखिए 2013 से आ गया ये क्वेश्चन पूछने के लिए। भाई लोगों 2013 से सही पूछा इसने। उसका कारण ये है कि जो ये सारी चीज़ें होती हैं इनकी पॉपुलेशन, इनकी जो काउंटिंग होती है वो 3 वर्षों में होती है। जैसे फसल हैं, वनस्पति हैं, खनिज हैं, इनकी काउंटिंग 3 वर्षों के अंतराल पर होती है। तो 2013 में भी, फिर 17 में से पेपर हो गया तो इस वजह से उसने करंट से नहीं पूछा, पिछला वाला पूछ लिया। ठीक है, तो देखो कौवा का, जिसको हम कॉफ़ी बोलते हैं, कुछ लोगों को तब तक ये कंफ्यूज था कि कौवा और कॉफ़ी अलग अलग होते हैं, वो ये मानते थे। आज से मान लो कि कौवा और कॉफ़ी एक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कॉफ़ी शॉप पर जाके कि मुझे एक कौवा कप दो। क्या दो? एक कौवा कप दो। आप ट्राई करके देखना, जो कॉफ़ी कैफ वाला है ना वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये मांग क्या रहा है यार। वो बोलेगा कि भैया आप गलत जगह आ गए हो, ये कॉफ़ी कैफ है, यहाँ पर केवल कॉफ़ी मिलेगी। वो ये बात बोलेगा, उसको पता नहीं कि भाई कॉफ़ी को हिंदी में कौवा बोलते हैं। ठीक है, तो कौवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? ब्राज़ील कर रहा है। ठीक है, ये 2013 में नहीं, अभी भी कौवा का सबसे ज़्यादा उत्पादन ब्राज़ील ही करता है। अब आते हैं, और इस आंसर क्यों दिख जाता है आपको? वॉन थॉर्न के अनुसार किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंध की संख्या होती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। आपने आंसर देख लिया, कोई ना। ऑप्शन बी 5, इसका डायग्राम बनाओ आप। वॉन थॉर्न ने कृषि स्थानीयकरण का सिद्धांत दिया था। आपने इसका आंसर चीट कर लिया, टीप लिया। उन्होंने बताया था कि जो कृषि कटिबंध है वो टोटल 5 होते हैं।
किसी शहर के चारों ओर विकसित, ये ध्यान रखना, किसी शहर के चारों ओर विकसित भूमि उपयोग कटिबंध कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं। अब इसका आप डायग्राम बनाओ, लिंक दे देता हूँ। इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, एक गोला, फिर दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, फिर चौथा गोला, इस तरीके से गोले बनेंगे। यहाँ से एक नदी निकलेगी, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बनेगा इसमें। आप सोच लेना इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से सन 2015 में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन में के अवरोही क्रम में देशों का कौन सा समूह सही है? दोबारा से, कि निम्नलिखित में से सन 2015 में अपरिष्कृत इस्पात के उत्पादन के अवरोही क्रम में देशों का कौन सा समूह सही है? ऑप्शन ए चाइना, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। ऑप्शन बी चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और चाइना। और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना और जापान। बताओ। अपरिष्कृत लोहा, अपरिष्कृत इस्पात की बात कर रहा है, एक तरीके से मैं लोहे की भी बात कर सकता हूँ, लोहे एस्क की भी बात कर सकता हूँ, लोहे की भी बात कर सकता हूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो भाई वो है ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन बी, पहला चाइना, फिर जापान और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्न में से कौन सी तृतीय की क्रिया है? पहला है व्यापार और वाणिज्य, दूसरा है परिवहन, तीसरा है सेवाएं और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो ट्रेटरी एक्टिविटीज़ हैं, तृतीय क्रियाएं हैं, उसमें व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, सेवाएं, ये सभी के सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से विनिर्माण कौन सी वर्ग की आर्थिक क्रिया है? विनिर्माण कौन से वर्ग की आर्थिक क्रिया है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, इतना सिंपल पेपर पूछता है यार, खुद को शर्म नहीं आती उस पेपर सेट करने वाले को यार, कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है ये, वो 4th ग्रेड रेलवे वाला पेपर डिजाइन करके तैयार किया उसने। इतना भी नहीं करना चाहिए यार। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, क्योंकि जो खेती होते हैं, खनन क्रिया होती है, ये सारे के सारे प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, विनिर्माण के द्वितीयक क्रियाकलाप होते हैं, जिसमें फैक्ट्री वगैरह आती है। उसके बाद दिख जाता है ऊपर करने में, विश्व में तांबा एस्क का वर्ष 2014 में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। विश्व में तांबा एस्क का वर्ष 2014 में सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली, पेरू, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। बताओ क्या सही आंसर है? चीट कर लिया, ऑप्शन ए चिली बिल्कुल सही है। तो आप बताओ कि विश्व की सबसे बड़ी तांबा उत्पादन की खान कौन सी है और कौन से देश में? ठीक है, विश्व की तांबा राजधानी कौन से शहर को बोलते हैं? पहला क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कौन सा खान करती है? विश्व में तांबा राजधानी कौन से शहर को बोलते हैं? विश्व का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व के सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करने वाली खान कौन से शहर में है, कौन से देश में? इन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर देना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है इनमें से तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उसका आंसर दूंगा कमेंट में, ठीक है। तो थैंक्स देखने के लिए। आज के हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस वीडियो में। अब हम आगे के जो क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे आगे के वीडियोस में। और यदि आपने इससे पहले के जो 110 तक के क्वेश्चन है वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको ज़रूर देखना। और आप इनकी PDF लेना चाहो तो PDF भी ले लेना, पूरे 200 क्वेश्चनों की PDF मिल जाएगी। उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। तो थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।